हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन ए के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैटर इन और सराउंडिंग्स, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि जो एनसीईआरटी चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम देखेंगे जो भी चैप्टर नंबर 1 में है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप ए के स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है के स्टडी क्लास 9 का उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। हमें कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनमें से कौन सा मैटर है ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर कहते किसे हैं, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, देखो स्पेस ऑक्यूपाई करना सबको आसानी समझ में आता है कि भाई जगह घेरना, यानी जिस चीज़ को भी रखने के लिए जगह चाहिए, यानी जिसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन मास का क्या मतलब है? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब अगर कोई चीज़ मान लो लकड़ी से बनी है तो उसमें कितनी क्वांटिटी है लकड़ी की, कोई चीज़ लोहे से बनी तो कितना लोहा है। मास को हम केजी में मापते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम किलोग्राम में व्यक्त कर पा रहे हैं इसका मतलब उसके पास मास रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो दो चीज़ें कि भाई मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे वो चीज़ मैटर है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो चेयर मैटर है। क्यों? क्योंकि जो चेयर है इसको रखने के लिए जगह चाहिए, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसको आप केजी में माप सकते हो, इसका मास रहा होगा तभी आप केजी में माप पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कितने किलो की चेयर है ऐसे तो आप कह सकते हो ना। एयर, ठीक है ना, इसको भी, ये भी जगह घेरती है। गुब्बारे में हवा भरते हो गुब्बारा फूल जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसका वॉल्यूम होता है, इसका वेट भी होता है। वेट तभी होगा जब मास होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, यानी कि जो मास है, सिंपल सी बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना याद रखो कि इसको केजी में मापते हैं। तो जिस चीज़ को भी केजी माप पा रहे हो उसके पास मास पक्की बात है रहा होगा। ठीक है, लव जो है, ठीक है ना, ये मैटर नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम इसका नहीं होता है ना। इसको आप किलो में नहीं मापते कि 1 किलो लव 2 किलो लव, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, स्मेल सेंस है ना, जो आप फील करते हो किस चीज़ की स्मेल, तो ये मैटर नहीं है। हेट, हमारे जो इमोशंस वगैरह हैं ये भी मैटर नहीं होते हैं क्योंकि इसको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं घेरता ये। ठीक है, और इसको हम केजी में माप नहीं सकते, मतलब इसका मास भी नहीं होता। ठीक है, बादाम, बिल्कुल बादाम जगह घेरता है, इसका मास होता है तो ये मैटर है। लेमन भी मैटर है। यहाँ लेमन क्वेश्चन में से मिस हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे लेमन भी लिख लेना। नई वाली जो बुक है ना उसमें यहाँ लेमन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत कहना कि यहाँ पे तो लेमन नहीं है, यहाँ क्यों लिख दिया। जो नया एडिशन है एनसीईआरटी का, किसी किसी में वहाँ पे लेमन भी लिखा हुआ था इसलिए मैं लिख दिया। ठीक है, वाटर भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक देखो, कोल्ड जो है वो मैटर नहीं है। कोल्ड मतलब ठंडापन, जो फीलिंग होती है हमारी, ठीक है, ये मैटर नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक है ना जो आप पीते हो वो मैटर होता है। कोल्ड मैटर नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैटर है। अच्छा, स्मेल ऑफ परफ्यूम में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। देखो, अगर यहाँ पे स्मेल का मतलब है कि जो हम फील करते हैं उसकी स्मेल, जो हमारे दिमाग को महसूस होती है, तो वो फीलिंग जो है वो मैटर नहीं है। लेकिन परफ्यूम की जो स्मेल आती है वो इसलिए आती है क्योंकि जो परफ्यूम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती है, वो हमारी नाक तक पहुँचते हैं तब हम उसको सेंस कर पाते हैं। तो अगर परफ्यूम के ड्रॉपलेट की बात की जा रही है तो वो मैटर है। लेकिन परफ्यूम के ड्रॉपलेट हमारी नाकों तक पहुंचते हैं और जो हमारा दिमाग उसे सेंस करता है ना, हम जो फील करते हैं उसकी खुशबू, वो मैटर नहीं है। खुशबू जिन पार्टिकल्स के कारण आ रही है वो मैटर है। इसीलिए भैया यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है स्मेल इज नॉट मैटर बट ड्रॉपलेट ड्यू टू विच वी फील स्मेल इज मैटर। मतलब स्मेल की फीलिंग जो है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स जिनके कारण हमें वो स्मेल फील हो रही है, वो ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी बूंदें परफ्यूम की, वो मैटर होती है। समझ में आ गया? इसको थोड़ा और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया। मीन्स स्मेल ऑफ परफ्यूम दैट वी सेंस एंड फील इज नॉट मैटर बट टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ परफ्यूम ड्यू टू विच वी सेंस इट्स स्मेल इज मैटर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें रीजंस बताने हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला क्या है इसमें? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका मतलब ये कि जो गर्म खाना होता है उसकी महक तो हम तक बहुत दूर से पहुंच जाती है, लेकिन जब खाना वही ठंडा हो चुका होता है तो उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना होता है। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण समझो कि पहले हमें खुशबू आती क्यों है। देखो, जिस भी चीज़ की खुशबू हमें आ रही है उसके बहुत छोटे छोटे कण उड़ के हमारी नाक तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, और हमारी नाक फिर
उन पार्टिकल्स के पहुंचने के कारण उसकी खुशबू को सेंस कर पा रही है। अब होता क्या है कि जब खाना गर्म होता है तो उस खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो दूर तक हवा में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो हवा में आसानी से डिफ्यूज़ होकर दूर तक पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए हम दूर से उनकी खुशबू ले पा रहे हैं। लेकिन खाना जब ठंडा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है और इसीलिए वो पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक उड़ के नहीं जा पाते हैं, हवा में डिफ्यूज़ आसानी से उतना नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें उसकी खुशबू लेने के लिए पास जाना होता है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे वो समझ लो। इसको हम लिखेंगे द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हॉट फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एंड हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर, इसीलिए वो आसानी से डिफ्यूज आते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं देन द पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड फूड, है ना, कोल्ड फूड के पार्टिकल्स के मुकाबले। ठीक, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अगला देखो जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब कि जो गोताखोर होते हैं या डाइवर होते हैं या तैराक होते हैं वो अपने हाथ से पानी को आसानी से कट कर पाते हैं, मतलब जो तैरते हुए पानी को काट पाते हैं, अपने हाथ से हटा पाते हैं। तो ये उस पानी की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो अपने हाथ से आसानी से पानी को काट पा रहे हैं तो इसका मतलब है पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम सिंपली लिखेंगे दिस शोज दैट वाटर पार्टिकल्स हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बोला गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं इनकी क्या क्या खास बातें हैं। तो पहली बात तो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये लगातार मूव होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पे दिए गए हैं। हो सकता है किसी के एनसीईआरटी में ये 5 या 7 पे भी चले गए हो, थोड़े इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। यानी डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कितना मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है ना, उसका जो रेशो है मास और वॉल्यूम का उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। आगे बोला गया अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसकी डेंसिटी सबसे पहले सबसे कम है वो लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से, है ना। तो जो भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं इसमें आप देखोगे तो जो एयर है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो सबसे पहले एयर आ जाएगा। उसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनीज से निकलने वाले एग्जॉस्ट में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद देखो कॉटन, कॉटन से ज़्यादा वाटर की होती है, याद रखना। फिर हनी, फिर चॉक और सबसे ज़्यादा आयरन की। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके ए बी सी ऐसे पार्ट्स हैं, पहले ए पार्ट की बात करते हैं। पार्ट ए में बोला गया टेबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर की स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन स्टेट्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहले बात करते हैं शेप के बेस पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स के पास शेप डेफिनेट होती है। आप कोई भी चीज़ ले लो जो सॉलिड हो, है ना, जैसे आपके हाथ में मोबाइल होगा, इससे आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल सॉलिड है। अब मोबाइल को आप कहीं भी रख रहे हो तो उसके शेप थोड़ी चेंज हो रही है, वो तो उसी शेप का रह रहा है ना। तो सॉलिड के पास शेप फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे आपके ग्लास में अगर वाटर है, आप उस गिलास को थाली में डालोगे वो फैल जाएगा, है ना, किसी और बर्तन में रखोगे तो उसका डिज़ाइन कुछ और हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो लिक्विड है उनकी शेप बदलती रहती है, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम बात करें गैसेस की, तो जो गैसेस होती हैं इनके पास भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, फैल जाती हैं, अपना आकार बदल लेती हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स जो होते हैं इनके पास वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लेकिन लिक्विड जो है इनके पास ठीक है वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन जो गैसेस हैं इनके पास वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस हैं, है ना, इन ये एक्सपेंड कर सकती हैं, श्रिंक कर सकती हैं, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, फैल भी सकती हैं, सिकुड़ भी सकती हैं। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगला है सॉलिड्स है वेरी लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। मतलब जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगला है लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, यानी लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो
स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का यहाँ मतलब है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उससे तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो गैसेस हैं इनके बीच में जो स्पेस है उससे कम होगा। गैसेस है लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैस भी फ्लो कर सकती हैं। इसीलिए लिक्विड्स और गैसेस इन दोनों को मिला के बोलाता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकती है, दोनों को मिला के फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड जो होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया सकता, मतलब दबा के इनका वॉल्यूम कम नहीं किया सकता। ठीक है, और जो लिक्विड है ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, इनको भी आप कुछ नहीं कर पाओगे दबा के। ठीक है, जबकि जो गैसेस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, एक अंतर और आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। ठीक है, कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लोवेस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख देना आप, टेबल, चेयर। ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जबकि वाटर, ऑयल, मिल्क ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि एयर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट, कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, है ना। कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें हमें कमेंट करना है, जैसे रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, फिलिंग एक गैस कंटेनर का क्या मतलब है, शेप का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी का क्या मतलब है। तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है अपनी बात पे रिजिड रहना, है ना, सिंपल भाषा में हम जो बोलते हैं। ठीक है, जिद्दी टाइप। तो यहाँ रिजिडिटी का साइंस में मतलब है मैटर के लिए कि अपनी शेप को मेंटेन करके रखना, अपनी शेप में आसानी से जो चेंज नहीं होने देगा वो उतना ही रिजिड होता जाएगा। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट ए चेंज इन शेप, यानी मैटर की वो टेंडेंसी जो उसकी शेप में चेंज होने का विरोध करती हो वो रिजिडिटी कहलाती है ना। जो जितना ज़्यादा शेप आसानी से चेंज नहीं करने देगा वो उतना ज़्यादा रिजिड होगा। क्लियर हो गई बात। जैसे सॉलिड्स की रिजिडिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड का शेप आप आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। लिक्विड और गैसेस का आसानी से हो जाता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है कि अगर हम उसको दबा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम कर पाए, उसको दबा के सिकोड़ पाए तो कंप्रेस हो रहा है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू ए लोअर वॉल्यूम व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, है ना, यानी कि इसका वॉल्यूम कम कर देना जब फोर्स अप्लाई किया जाए तब। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू फ्लो, है ना, फ्लो कर सकने की जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। फिलिंग गैस कंटेनर का क्या मतलब है कि गैस के कंटेनर को पूरा फिल कर देना। कब होगा ऐसा, कंटेनर किसका है, गैस का, मतलब जब गैस इसके अंदर जाएगी, क्योंकि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ये एक्सपेंड कर सकती है आराम से, श्रिंक कर सकती है आराम से, तो कंटेनर के अकॉर्डिंग ये उसको, है ना, एक्सपेंड करके फिल कर देगी। तो व्हेन ए गैस इज फिल्ड इनटू ए कंटेनर इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज इट डजंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आप लिख लेना, वॉल्यूम भी। शेप का क्या मतलब होता है, शेप सिंपली भाषा में मतलब उसका बाहरी आकार, डिजाइन कैसा है। द फॉर्म इन विच थिंग्स आर फाउंड, है ना, वो रूप जिसमें कोई चीज़ पाई जा रही है वो उसकी शेप है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन के कारण हो, उसकी गति के कारण हो, हिंदी में इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, है ना। बाद में आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे 1/2 mv²। ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस भी किया था। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, गिव रीजंस। इसके भी ABC अलग अलग पार्ट है, ABCD। ए पार्ट क्या है, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, मतलब कोई गैस उस बर्तन को पूरा भर देती है जिसमें से रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि गैस का कोई फिक्स शेप या साइज़ नहीं होता, तो ये आसानी से एक्सपेंड कर सकती है, श्रिंक कर सकती है, तो कंटेनर के अकॉर्डिंग ये अपने शेप को बदल के उसको पूरा फिल कर देती है। इसको लिखना कैसे है, बिकॉज गैस हैज़ नो फिक्स शेप एंड साइज इट टेक्स शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट एज इट कैन एक्सपेंड एंड श्रिंक ईजिली। ठीक है, बी पार्ट में है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस भी कंटेनर में गैस को रखते हैं ये उसकी दीवारों पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं तो दीवारों से टकरा भी रहे होंगे। जैसे आप अपने कमरे को एक कंटेनर मान लो, अब आपके कमरे में जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो आपकी कमरे की दीवारों से वो टकरा रहे होंगे। जब टकराएंगे तो उन पर फोर्स लगेगा, फोर्स किसी एरिया पे लग रहा है तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, गैस पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ड्यू टू दिस कोलिजन दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शनों में स्पीड के साथ मूव करते हैं और दीवारों से टकराते रहते हैं, और इसी टकराने के कारण, इसी कोलिजन के कारण वो प्रेशर अप्लाई करते हैं जो भी कंटेनर है उसकी दीवारों पे। जिसका सी पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का ही, इसमें बोला गया है वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्यों भाई? देखो, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? उसका शेप और साइज फिक्स होना। तो हम जानते हैं कि जो लकड़ी की टेबल होती है, वुडन टेबल होती है, उसका शेप एंड साइज फिक्स है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड एज इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक है। डी पार्ट में क्या है? वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम हवा में तो अपना हाथ आसानी से मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू बी ए कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई हवा में तो हम आसानी से हाथ मूव कर पा रहे हैं, लेकिन सॉलिड किसी चीज़ पे, जैसे कोई सॉलिड लकड़ी का टुकड़ा हो गया, उस पे हाथ चलाने के लिए कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हम आसानी से हाथ से उनको हटा पाएंगे। लेकिन जो लकड़ी का ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ताकत और ज़्यादा मजबूती चाहिए होगी। समझना की बात? इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लिखेंगे बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज़ वेरी लो, बट इन ए सॉलिड ब्लॉक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास जनरली सॉलिड से तो कम डेंसिटी होती है ना, सॉलिड ज़्यादा डेंस होते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। जबकि तुमने देखा होगा कि जो बर्फ़ है वो पानी पे तैरती है, तैरता वही है पानी पे जिसकी डेंसिटी पानी से कम रही हो, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आइस भले ही सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, याद रखना, सॉलिड होने के बावजूद। तो हम बोलेंगे आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर इवन दो आइस इज अ सॉलिड। मतलब वही जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, भले ही ये सॉलिड है तब भी इसकी डेंसिटी पानी से कम है। इसका रीज़न है इसका स्ट्रक्चर, आइस हैज़ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल्स बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा रीजन, व्हेन वाटर फ्रीजेस इज एक्सपेंड। जब वाटर फ्रीज होता है तो ये एक्सपेंड होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वॉल्यूम बढ़ा दोगे डेंसिटी कम हो जाएगी, मास तो उतना ही है ना। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे। ठीक है, ये पेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अलग अलग बुक्स में। तो यहाँ पे देखो हमें कन्वर्ट करना है जो भी टेम्परेचर दिया गया है इनको सेल्सियस स्केल में। यहाँ पर जो दिया गया वो केल्विन में दिया गया है और केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलना है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर इन सेल्सियस आप कैसे निकालोगे अगर आपको केल्विन में दिया गया है। जो भी टेम्परेचर केल्विन में गिवन है उसमें से 273 माइनस कर दो, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उतना डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना है 300 केल्विन। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, ये फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर है 300, तो जो ये केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दोगे 300, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट हटा के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 300 वो यहाँ पे लिख दो। माइनस करो इसमें से 273, तो 300 में से 273 माइनस करोगे 27 बचेगा, तो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि 300 केल्विन बराबर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसी तरह से जिसका दूसरा पार्ट है अगर मैं उसकी बात करूं तो फिर से वही चीज़, ठीक है,
टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, है ना। ये चीज़ 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इसको हाईलाइट अलग से कर दिया ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो केल्विन में देखो इस बार कितना है 573, तो इसकी जगह 573 आ गया, माइनस में 273 करोगे 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब 573 केल्विन बराबर 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। जब भी आपको केल्विन में दिया गया हो और आपको सेल्सियस में निकालना हो तो आप 273 माइनस करते हो, और अगर आपको सेल्सियस में दिया गया है केल्विन में निकालना है तो आप तो 273 प्लस करते हो, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। याद रहे कि इसको कन्वर्ट नहीं करना है, कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर ले आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा है फिजिकल स्टेट क्या है वाटर की, वो लिक्विड है, गैस है ना, या सॉलिड है, किस स्टेट में है, ये पूछा है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो गैसियस स्टेट में होता है ना। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इस पे वाटर स्टीम में, भाप में बदल जाता है, तो मतलब ये गैसियस स्टेट है। 100 डिग्री के बाद वो बदलना चालू हो जाता है ना। अगला है 100 पे क्या होगा, तो आपको याद रखना है एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैसियस स्टेट में भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है और उबलने के बाद वो भाप में कन्वर्ट होना जस्ट चालू करता है, तो मतलब 100 डिग्री पे वो लिक्विड में भी है, लेकिन लिक्विड से जो भाप बन रही है ना, पहले वो लेटेंट हीट एब्जॉर्व करती है और भाप बनने के लिए, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज बाद में होता है। तो जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तब तक स्टीम एंड लिक्विड दोनों का, जब तक वो लेटेंट हीट पूरी एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा तब तक दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये आपने, ठीक है ना, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, ठीक है, लेटेंट हीट वाला जब कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी दोनों में पाया जाता है ड्यू टू लेटेंट हीट। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। तो अब इसका आंसर पूरा अच्छे से लिखना कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, बिकॉज एट 100 डिग्री सेल्सियस water in liquid state start changing into steam but temperature does not increase till it get latent heat of vaporization। तीसरा जो क्वेश्चन है इस पेज का, इसमें है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो ये भी पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो मैंने अभी स्टीम और वाटर वाला बताया, ठीक है। जैसे जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ तो सॉलिड स्टेट में है, वो पिघल के बन रही है पानी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, जबकि हम उसको हीट दे रहे होते हैं। तो वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट जो बर्फ़ है वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने में यूज़ होती है। इस तरह से जब पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो भाप बनना शुरू हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस ही, जबकि स्टेट चेंज हो गई। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, वो ब्रेक होगा तभी तो गैसेस स्टेट में चेंज होंगे। तो वो जो हमने हीट दी वो असलियत में वहाँ खर्च जा रही है, मतलब लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। यानी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं जाके स्टेट को बदलने में यूज हो जा रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज heat supplied to the substance is used to break the bonds between its particle rather than increasing the temperature। ठीक है, यानी को बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हीट यूज हो रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में नहीं। अगला है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड बताओ। तो आपको याद रखना है अप्लाइंग मोर एंड मोर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। यानी कि टेम्परेचर कम करो और प्रेशर बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो लिक्विफाई किया जा सकता है गैसों को। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 10 पे, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो इसके लिए पहले आपको इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जब इवेपोरेशन होता है, जैसे मान लो किसी सरफेस पे पानी गिर गया या कोई वैसी चीज़ जो इवेपोरेट हो सकती है वो गिर गई, जस्ट एग्जांपल पानी ही लेते हैं अभी, ठीक है, आपकी हथेली पे मान लो पानी गिर गया तो आपकी हथेली धीरे धीरे ठंडा फील करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं
ठीक है, वो आपकी हथेली से गर्मी सोखेंगे ताकि वो वेपराइज हो सके, है ना, ताकि वो इवेपोरेट हो सके। तो क्योंकि उन्होंने इवेपोरेट होने के लिए आपके हाथ से या फिर सराउंडिंग से गर्मी सोख ली, तो जब वो वेपर बन के उड़ जाएंगे तो उस गर्मी को लेके भी उड़ गए तो आसपास का माहौल ठंडा हो जाएगा। यानी कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, और यही चीज़ काम करती है कूलर में भी। कूलर में देखा होगा आपने, पानी ठीक है का इस्तेमाल होता है, और जो पानी आसपास की सतह पे ना कूलर में जो घास लगी थी उस पर पड़ता है, तो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो वेपराइज हो सके, और वेपराइज होने के बाद ठीक है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। और इवेपोरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर है ये हॉट ड्राई डे की बात की गई है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कम होगी, मौसम सूखा है, ड्राई है, मतलब हवा में पानी की नमी कम है, तो पानी की नमी कम होना मतलब ह्यूमिडिटी का लो होना। ह्यूमिडिटी लो होगी तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मतलब हॉट ड्राई डे में मौसम हॉट है यानी गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और ड्राई है, इन दोनों वजह से इवेपोरेशन फास्ट होता है, और इवेपोरेशन फास्ट होने से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है, इसीलिए डेजर्ट कूलर कूल ज़्यादा करता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। एंड ऑन ए हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो, यानी कि हॉट ड्राई डे में टेम्परेचर हाई होता है जबकि ह्यूमिडिटी लो होती है, ड्यू टू विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, जिसके कारण इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, एंड सो कूलिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, और इसीलिए कूलिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए डेजर्ट कूलर जो है वो बेटर कूलिंग करता है हॉट ड्राई डे पे। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर, है ना, मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें हम गर्मियों में पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इवेपोरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। असलियत में होता क्या है कि जो मटका होता है ना उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोरस होता है, जिनकी वजह से जो पानी अंदर रखा है उसको ये एब्जॉर्ब करके बाहरी सतह पे कुछ पानी ले आता है। अगर आप मटके को बाहर से हाथ से टच करो तो आपके हाथ में नमी आ जाएगी। अब क्योंकि नमी बाहर आ गई है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं उनसे, तो ये पानी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन होने के लिए वो घड़े के अंदर से और सराउंडिंग से ही तो गर्मी सोखेगा, और इसीलिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें लिखना कैसे है वो भी समझ लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर। ये पोरस होता है नेचर में। पोरस का मतलब कि इसमें छोटे छोटे छेद हों जहाँ से पानी सोख के ये बाहर की तरफ एक्सपोज कर देता है ना। थ्रू दीज टिनी पोर्स सम वाटर comes on outer surface of the pot and this water evaporate, और इन्हीं छोटे छोटे पोर्स से, इन्हीं छोटे छोटे छेदों से पानी बाहर के सरफेस पे आ जाता है और इवेपोरेट होने लगता है। एंड फॉर इवेपोरेशन इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर पॉट, और ये इवेपोरेट होने के लिए वाटर के पॉट से ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट्स वाई वाटर इन पॉट बिकम्स कूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है वाई डज और पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर से वही इवेपोरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। जब भी हम इनमें से कुछ अपने हाथ पे रखेंगे तो ये इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के लिए हमारे हाथ से ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि हमारे हाथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो हमें कोल्ड फील होगा। ठीक है ना, कोल्ड फील होगा। तो वही लिखना है, व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम दे evaporate easily, and for evaporation they absorb energy from our palm, that's why our palm feel cold। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये है why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए जिनसे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जैसे एक फैक्टर था टेम्परेचर का हाई होना, इवेपोरेशन तेज होगा, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। एक फैक्टर है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो भी कूलिंग ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी लो होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगी। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगी। हालांकि यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, यहाँ पे एरिया वाला फैक्टर लग रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि सॉसर और कप में विंड स्पीड या टेम्परेचर तो सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे कप का एरिया कम होता है जबकि सॉसर का एरिया ज़्यादा होता है ना। इसीलिए आपको कोई चीज़ ठंडी करनी होती तो आप जैसे चाय पी रहे हो तो आप
प्लेट में रख देते हो, चाय फैल जाती है और ठंडी जल्दी जाती है। क्यों? क्योंकि फैलने के बाद उसका एरिया बढ़ गया ना, ज़्यादा एरिया ज़्यादा इवेपरेशन, और ज़्यादा इवेपरेशन मतलब ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सॉसर हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया देन ए कप। सॉसर का एरिया ज़्यादा होता है कप के मुकाबले, एंड वी नो दैट इवेपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपरेशन इंक्रीज होता है। ऑल्सो इवेपरेशन कॉज कूलिंग, और इवेपरेशन से कूलिंग होती है। मोर इवेपरेशन मीन्स मोर कूलिंग। ठीक है, सो ड्यू टू दिस फास्ट कूलिंग वी आर एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर इन सॉसर रेदर देन ए कप। ठीक है, इसके बाद वाला जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में हमें सूती के कपड़े यानी कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो देखो, जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं ना, पसीने को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पसीने को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ले आते हैं उस पसीने को, और वहाँ से वो पसीना जब क्योंकि सोख लिया इन्होंने, हवा के बाहर कांटेक्ट में आ गया, तो वो पसीना अब इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन से फिर से कूलिंग होती है, यानी हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। इसीलिए हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? कॉटन इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोज इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इवेपोरेशन। है ना, मतलब ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो इसीलिए पसीने को आसानी से एक्सपोज कर सकता है एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में, और वहाँ से इस पसीने का इवेपोरेशन हो जाता है। एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई लिखना, दैट्स वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है ना, यहाँ पे WHY वाई लिखना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखो, ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन थे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, फ्री PDF भी मिल जाएंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको, ठीक है ना, ये फ्री PDF चाहिए तो। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।